साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप साइंस को सही से एक बार पढ़ लिए तो आप अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 15 में 15 नंबर ला सकते हैं। 20 नंबर का आता है तो आप 20 में 20 ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक छात्र हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना मेरे साथ साथ मेरे आने वाले छोटे भाई या कि फिर बड़े भाई जिनको साइंस में काफ़ी दिक्कत होती है या कि फिर साइंस के बारे में उनको जीरो भी मालूम नहीं है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एक बार आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो में अपना दे के रखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में आपका बायो आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बायो। इसका कारण क्या है दोस्तों? बायोलॉजी हम पहले पढ़ेंगे। इसका कारण यह है दोस्तों कि ये बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसका टॉपिक है, तो इसको कवर करना होता है। दूसरा यह है कि जितने भी साइंस में क्वेश्चन आते हैं उसका 60 से 70% क्वेश्चन केवल बायोलॉजी से पूछा जाता है। बाकी 30-20-10% जो भी है उसका केमिस्ट्री या कि फिजिक्स से पूछा जाता है। तो इसका कारण ये भी है कि लेंथी सब्जेक्ट है और सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बायो से पूछा जाता है। तो इस बायो में से हम सबसे पहले देखेंगे कोशिका के बारे में, इसके बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में, कोशिका है क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ये जो क्लास है टोटल हिंदी लैंग्वेज पर है। इंग्लिश मीडियम का हम किस तरीके से प्रेफरेंस नहीं करते। हम हालांकि जिसकी मोस्ट चीज़ें हैं हम उसको इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में बताएंगे, लेकिन हर एक चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। हम केवल हिंदी मीडियम वालों को रेफरेंस दे रहे हैं और कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में आपकी मिलेगी। तो कोशिका हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका की कोशिका है क्या। तो साथियों, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं और हिंदी में कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका है क्या, तो इसकी परिभाषा क्या है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या कि फिर यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा मैंने? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या कि फिर यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं। हो सकता है जो मैंने लिखा है वो सही से विजुअलाइज ना होता हो, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसका थ्योरिकल चीज़ें आपको आखिरी में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उस चीज़ को अगर नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसे इंग्लिश में मैंने बता दिया है। अब बता दिया कि कोशिका की खोज किसने करा था। तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो जो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1665 में, किसमें? 1665 में कोशिका की खोज किया था। कब किया था? कोशिका की खोज सन 1665 में किया था। कब? सन 1665 में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की सर्वप्रथम खोज किया था। किसकी खोज किया था? खोज किया था। और ये मृत कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। अब बात आती है कि मृत कोशिका की खोज किया था, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1974 में, कब? 1674 में, सन 1674 में
यहाँ पे 76 लिखे। सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज किया था। किस खोज का की? जीवित कोशिका। ठीक है, यहाँ पे कोशिका है, कोशिका। और सबसे पहले किस में लिखा था? जीवाणुओं में। किस में खोज किया था? तो जीवाणुओं में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अब बात ये आती है कि कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, और जो कि मृत कोशिका था। पर यहाँ पे जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो सन 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया था। अब बात ये आती है कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने आखिरकार कोशिका की खोज कैसे किया था? आखिर उन्होंने किस तरीके से कोशिका खोज करके सब पे बीच में ला करके रख दिया था? तो उन्होंने क्या किया था? अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। और यह एक ऐसा यंत्र होता है जो कि हम छोटी चीज़ों को जूम करके या कि फिर बड़ा करके देख सकते हैं, जिसे हम साधारण आंखों से या कि फिर बिना किसी यंत्र को लगाए हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम जूम करके या फिर बड़ा करके देखने वाला एक यंत्र होता है माइक्रोस्कोप या कि फिर सूक्ष्मदर्शी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो उन्हें अपना खुद बहुत से अलग अलग लेंसों का उपयोग करके अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया? ऐसे बैठे हुए थे तो पेड़ के एक छिलके को लिया, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बार्क। फिर उनको छोटे छोटे पतले पतले उसमें पीस में कटिंग करते गए, जिसे आप स्लाइसिंग करना कह सकते हैं। तो वो करते गए, फिर उसका जो सबसे पतला हिस्सा था उसको क्या किया? माइक्रोस्कोप के सामने रखा। तो पता है उनको क्या दिखाई दिया? मैं बताता हूँ। देखिए, उनको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इस प्रकार का। इस प्रकार का यहाँ पे समझ रहे हैं? मेरा जो यहाँ पास बनाने की जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है सही ना हो, मतलब मेरा प्रैक्टिस थोड़ा सा सही नहीं है, तो अच्छे से ना बना हो, बात अलग है। पर इस तरीके से उनको क्या दिखाई दिया? इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का एक चीज़ें उनको दिखाई दिया। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दिया। अब इसे आप क्या कह सकते हैं? अब इसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या नाम दिया? सेल। इस प्रकार का उनको स्ट्रक्चर दिखा दिया, जिससे को इन्होंने सेल नाम दिया। अब बात यह आती है कि इनको सेल ही नाम क्यों दिया? सेल क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? खाली कमरा। क्या होता है? खाली कमरा। क्या होता है? खाली कमरा। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है खाली कमरा। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं, सेल इज़ ए लैटिन वर्ड विच मीन्स एम्प्टी रूम। आप इसे खाली कमरा कह सकते हैं, एम्प्टी रूम या कि फिर ब्रैकेट रूम, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, एम्प्टी रूम या कि फिर ब्रैकेट रूम। तो क्या है? सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खाली कमरा। अब बात यह आती है कि लैटिन भाषा में ही इसके शब्द को क्यों चुना गया? आप जितने भी देखोगे साइंस की जितने भी नई नई चीज़ें का आविष्कार होता है, तो उसको या तो फिर ग्रीक भाषा में दिया जाता है नाम, या कि फिर लैटिन भाषा में दिया जाता है नाम। तो इसका मुख्य कारण यह है कि अभी के वैज्ञानिक सोचते हैं कि जितने भी अभी साइंस में आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, तो हम इनको जो वर्तमान में ही भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें ना रखते हुए कुछ ऐसी भाषा है जो कि मृत भाषा है। क्या? लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा क्या है? मृत भाषा है। तो हम उस मृत भाषाओं के कुछ शब्दों को चुन करके जो अभी नई चीज़ें खोजी जा रही है उनको खोज करके हम सामने रखें, ताकि जो हमारी ऐतिहासिक भाषा है उनके कुछ शब्द को हम अपने बीच में रख सकें। तो यही कारण है कि जब कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में, तो उन्होंने लैटिन भाषा का एक शब्द चुना जिसका नाम था सेल, और सेल का अर्थ होता है खाली कमरा। और आप देख पा रहे यहाँ पे कोशिका का एक स्ट्रक्चर भी है जो कि यहाँ पे खाली कमरा की तरह ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सेल का नाम यहाँ पे निर्धारण किया।
ठीक है। तो क्या है, सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खाली कमरा। सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स एम्प्टी रूम, या कि फिर ब्रैकेट रूम। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मधुमक्खी, मक्खी के छत्ते जैसी संरचना। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। मेरा स्पेलिंग यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा आप। तो इस प्रकार से उनको चीज़ें दिखाई दिया। अब जब रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज कर दिया था तो बहुत सारे वहाँ पे एक तरीके से हलचल से मच गए थे कि व्हाट इज सेल, आखिर सेल क्या है। तो फिर इनसे सवाल किया गया कि ठीक है, आपने कोशिका का खोज किया जिसके अंदर सेल पाया जाता है, पर ये बनती कैसे है, तो इसका आंसर रॉबर्ट हुक ने नहीं कर पाया था। फिर समय बीतता गया और इस कोशिका के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन चालू कर दिया, खोज करना कर दिया, रिसर्च करना कर दिया, अध्ययन करने लग गया। जब सेल के बारे में और भी आगे अध्ययन करता गया तो फिर समय आ गया कब, 1838। ठीक है, 1838 आया तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे। कौन था, एमजी स्लीडन एवं थियो स्वान। एमजी स्लीडन और थियो स्वान ये क्या थे, एमजी स्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और थियो स्वान ब्रिटिश जंतु शास्त्र थे। तो इन्होंने क्या किया, सन 1838 से 39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया, सन 1838 से 39 में। कौन कौन, एमजी स्लीडन और थियो स्वान ने। और इन्होंने अपने कोशिका में क्या कहा, स्लीडन और स्वान का कहना था, क्या कहना था, स्लीडन और स्वान का कहना था कि इन्होंने दोनों मिलकर के एक कोशिका सिद्धांत दिए जिसे सेल थ्योरी कहा गया था अंग्रेजी में, जिसके अनुसार धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव, क्या, प्रत्येक जीव, यहाँ पे मैंने जीव नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं अपन जीव। धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव कोशिका से बनते हैं या कोशिका से ही निर्माण होते हैं। ठीक है, तो इनका कहना ये था, क्या कहा, धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, सभी कोशिका द्वारा या कि फिर कोशिका से मिलकर ही बने हैं। अब प्रत्येक जीव मतलब क्या, जीव मतलब दो प्रकार के जीव होते हैं। जैसे एक धरती में दो प्रकार के ही जीव हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। जैसे पेड़ पौधे, जैसे कह सकते हैं पेड़ भी एक जीव है, पेड़ों के अंदर जीव है। जितने भी घास फूस होते हैं जमीन के अंदर उगा जाता है वो पादप कोशिका में आ जाते हैं। और जंतु कोशिका, जितने भी जानवर हैं, जीव हैं जो मतलब गति कर सकते हैं, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसे फिर समय बीतता गया, फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है स्लीडन और स्वान, क्या, इनसे पूछा गया कि ठीक है स्लीडन और स्वान, तो धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव, क्या, धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बनते हैं। तो आप ये बताइए कि कोशिका किससे मिलकर बनता है, कोशिका कैसे बनता है। तो फिर इसका आंसर ये दोनों नहीं कर पाए कि कोशिका किससे मिलकर बनता है और कैसे बनता है। तो समय बीतता गया, इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, 1838-39 में। फिर समय बीतता गया और एक और वैज्ञानिक आया, क्या, विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना एक कोशिका सिद्धांत दिया। इसी कोशिका को परिवर्तित करके एक नई कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसे कहा गया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या कहा गया था, मॉडर्न सेल थ्योरी, अर्थात आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कौन दिया था, तो विर्चो ने दिया था, जिसका नाम था क्या, रुडोल्फ विर्चो। क्या था, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था, 1855 में। कब, 1855 में इन्होंने एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार क्या कहना था इनका, कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है। किससे होता है, प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है। अर्थात
प्रत्येक कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। ठीक है, तो ये था, और इसी को कहा गया था, क्या कहा गया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या कहा गया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी। समझ रहे हैं। तो ये विर्चो नामक, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, और इन्होंने स्लीडन और स्वान के जो सेल थ्योरी था उसको परिवर्तित करके, कुछ परिवर्तन करके और अध्ययन करके उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। तो ठीक है, और पुराने कोशिका से होता है। अब इन्होंने कैसे बताया था, तो इनका एक बुक था, क्या था, एक बुक था माइक्रोग्राफिया, किस नाम से था, ग्राफिया, माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और इन्होंने क्या किया था, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, क्या बोला था, ओमनी सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला, और क्या बोला था, ई सेलुला। यही वो शैली है कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म या निर्माण पुराने कोशिका से होता है। अब ठीक है, हम मान लेते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, क्या, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक नई कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उनको कहना था कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण क्या होता है, पुराने कोशिका से होता है। और उन्होंने अपने 1855 में माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इस बात का जिक्र किया था। तो ठीक है, ये बात तो मान लिया गया, लेकिन आखिरकार कैसे होता है, तो पुराने कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से कैसे होता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब गर्मी का मौसम आता है, 15 जून से लगभग बरसात शुरू हो जाती है, तो आप देखेंगे पूरे मैदानों पर, पूरे एरिया पर क्या होता है, घास वास कुछ भी नहीं, तो पूरा सूखा एरिया रहता है, कुछ भी। और जब अचानक से वर्षा होती है तो आप देखेंगे वहाँ पे तरह तरह के घास उगाते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की चीज़ें उगाती हैं। तो कैसे होता है, आखिरकार पहले से वहाँ किसी प्रकार का वहाँ पे उनका पुराना कोशिका मौजूद रहा होगा, बीज रहा होगा उन पेड़ों के, उन घासों के, तब न जाकर के बरसात हुआ, फिर एक नई पेड़ों का आगमन हुआ, उदय हुआ, एक नई पेड़ उगाए। तो हुआ ना कि पुराने कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका का, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया था। एक और यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे अंदर ही बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, हम भी एक पुरानी कोशिका से ही यहाँ पे हम नई कोशिका का निर्माण होता है। तो कैसे होता है, देखिए क्या है कि एक वो चीज़ होती है, पुरुष के अंदर एक सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, क्या कहते हैं, शुक्राणु, इसे इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। और महिलाओं के अंदर होता है क्या, अंडाणु, क्या होता है, अंडाणु, इसे इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। तो इसके अंदर अंडाणु और इसके अंदर, पुरुष के अंदर सेल का निर्माण है, सॉरी शुक्राणु का निर्माण होता है, इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो जब इन दोनों का निषेचन होता है, ये दोनों मिलते हैं, निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक सेल का निर्माण होता है, एक जाइगोट, एक तरीके से भ्रूण कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है इस तरीके से। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है भाई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कोशिका विभाजन होते 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 ये बहुत बड़ा एक गुच्छा बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और धीरे धीरे 9 मंथ के बाद एक पूरे बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हुआ ना, ये एक तरीके से क्या है, कोशिका ही है, सेल है। तो हुआ ना कि एक पुराने कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कोशिका का, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया था। इन्होंने अपने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला कहा था। और यही है कि पुराने कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे।
तो सेल क्या है? सेल जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 में, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। क्या? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। तो खोज कैसे इन्होंने खोज किया था? तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था अलग अलग लेंस का यूज करके। इसके बाद उन्होंने पेड़ के छिलकों को लिया, उस छिलके को बोलते हैं बार्क, इंग्लिश में बार्क, और उसे छोटा छोटा पीस किया, छोटा छोटा कटिंग किया, जिसे स्लाइसिंग कहते हैं। फिर छोटा सा पतला लिया, माइक्रोस्कोप के सामने रखा, तो उनको कुछ मधुमक्खी की छत्ते जैसे आकार की एक संरचना दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। और सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खाली कमरा। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं लैटिन, सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रैकेट रूम, या कि फिर एम्प्टी रूम कह सकता। इसके बाद फिर दो वैज्ञानिक आए, कौन? स्लीडन और स्वान, MG स्लीडन और स्वान। स्लीडन जो है कि जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, और जो कि थियो स्वान जो कि ब्रिटिश जंतु विज्ञान के अध्ययन करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या, एक 1838 में और 1839 में कोशिका का एक सिद्धांत दिया, जिसका कहना था कि धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव कोशिका से ही मिलकर के बनते हैं। क्या? धरती पर उपस्थित प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बनते हैं, या कि फिर कोशिका से निर्माण होते हैं, और वो कोशिका जीवन की छोटी इकाई है, या कि फिर कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरीके से इन्होंने दिया। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है स्लीडन और स्वान, आप ये बताइए कि कोशिका मिलकर कैसे बनता है? हम तो ये मान लिए कि कोशिका से मिलकर के धरती के प्रत्येक जीव बनता है, पर कोशिका कैसे बनता है? तो इसका आंसर ये नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और फिर एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1855 में अपने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था। क्या कहा था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था, और अपने इस अधूरी कोशिका सिद्धांत में ये बताया था कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिका से होता है, अर्थात प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। तो मैंने उसका उदाहरण दिया था कि किस तरीके से बरसात होती है, फिर एक सपाट जहाँ कुछ भी घास फूस नहीं रहता वहाँ पे अचानक से घास उगाते हैं, तो हुआ ना एक पुराने कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। फिर यहाँ पर मैंने शुक्राणु भंडारों के बारे में बताया, तो ये चीज़ होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये हमारा साइंस का पहला टॉपिक था, पहला भाग था। आज हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास में कुछ अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अगर थ्योरिकल चीज़ें यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगा, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद आप वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।